चलो हमने एक विशेषता लिख ली थी ना कल, कौन सी लिखी? हाँ, दो लिख ली। एक तो कहा है समांतर रेखाएं, और दूसरी विशेषता लिखी हमने वृत्त के बारे में। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए थे। तीसरा पॉइंट कौन सा रह गया है? ग्रेड सर्किल, दो स्थानों के बीच की, ग्रेड सर्किल की परिभाषा लिख लेते हैं। दो स्थानों के मध्य की न्यूनतम दूरी को, दो स्थानों के मध्य की न्यूनतम दूरी को ग्रेड सर्किल कहा जाता है। दो स्थानों की न्यूनतम दूरी को ग्रेड सर्किल कहा जाता है। अब एक लास्ट विशेषता और लिख लो अक्षांश रेखाओं की। अब देखो, ग्रेड सर्किल अगर परीक्षा में आया ना तो दो टाइप के ऑप्शन बनेंगे। या तो ये ऑप्शन बनेगा, मैं आपको बताता हूं, अब देखिए चौथा ऑप्शन, चौथी विशेषता लिखो, तब तक मैं एक ऑप्शन देख लेता हूं कि दो अक्षांश रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। दो अक्षांश रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। दो अक्षांश रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? 500 में रिकॉर्ड हुआ कौन? यानी कि मार आज थोड़ा 15 मिनट बड़े रिकॉर्ड करो। तो ऑनलाइन वाला ऐसी हालत करे मार साथ ग्लोब बतायो ना मान देखी दियो कौन तो तू ले रहा नयो थे मार ग्लोब है यहाँ तो कैमरे में नेड़ा हो रहा। अच्छा, या सर थोड़ा सा बोर्ड रे आगे रहो। अच्छा, या बस मैं आप ले आओ। हाँ, एक ऑप्शन सुनना, चौथी विशेषता लिख ली। अच्छा, उसको पूरी कर लो। जबकि सभी अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से काल्पनिक रूप से विसर्जित होना माने जाते हैं। पृथ्वी के केंद्र से काल्पनिक रूप से विसर्जित होना माने जाते हैं। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि सारे के सारे पृथ्वी के केंद्र पे जाके मिलते हैं। सबसे पहले दिन ही हमने वही चित्र बनाया था ना। अब एक ऑप्शन सुनना, जबकि सारे अक्षांश एक जगह से ही उत्पन्न होते हैं। वापस चित्र बताऊं क्या? रेखाएं आपस में नहीं मिलती, अक्षांश सारे के सारे एक ही जगह से निकलते हैं। ठीक है ना? एक सेकंड, ये आपसे देखिए, सारे के सारे एक ही जगह से काल्पनिक रूप से विसर्जित होना माने जाते हैं। अब एक प्रश्न सुनना आप, है तो उसमें बहुत सारे, एक सुन लो जो मेरी नजर में अभी आया। सभी अक्षांश, सही कथन चुनिए, 4 कथन है हमारे पास में। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी अक्षांश रेखाओं किसकी बात चल रही है? रेखाओं की बात चल रही है। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है? नहीं होती। सबसे बड़ी परिधि किसकी होती है? 0 डिग्री की। सबसे छोटी परिधि किसकी होती है? जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाओगे, चाहे उत्तर में जाओ चाहे दक्षिण में जाओ, परिधि कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी। इस जगह पे हम ये भी लिख सकते थे, अक्षांश रेखा की लंबाई भी लिख सकते थे। ठीक है, बातें दोनों एक ही है। कम परिधि समान होती है, ये पॉइंट गलत हो गया। अब जब ये बिंदु गलत हो गया तो अब आगे दूसरा पॉइंट सुनना। सभी अक्षांश रेखाएं, ध्यान से सुनना, सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में नहीं बांटती। 2 बराबर भागों में केवल एक ही रेखा बांटती है, 0 डिग्री। बाकी बराबर भाग नहीं होंगे। जैसे अपने पास चित्र भी था,
ये एक यही रेखा है जो दो बराबर भागों में बांटती है। बाकी जैसे यहां से कोई रेखा निकलेगी तो वो बराबर भाग नहीं होगा, ठीक है, वो बराबर भाग नहीं हो सकता। अब आपको तीसरा ऑप्शन देखिए, तो मतलब ये पॉइंट भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए कि सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल तल भू केंद्र से होकर गुजरता है। देखो कितनी भाषा चेंज करी इसने, कि सभी अक्षांश रेखाओं का एक काल्पनिक समतल तल सीधी रेखा केंद्र से होकर गुजरती है। अब आगे एक लास्ट ऑप्शन, सभी अक्षांश रेखाएं लगभग भूदूरस्थ होती है। भूदूरस्थ का मतलब भूमि पर दूर स्थान पे समान दूरी पर होती है। भूदूरस्थ इंग्लिश में कहते हैं इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी। लगभग लिखा, देखो शब्द भी कितना महत्वपूर्ण लिखा उसने, लगभग सब समान दूरी पे होती है। 111 110 पॉइंट लगभग सब समान दूरी पे होती है। अगर यहां पे आता ना कि सभी समान दूरी पर ही होती है और इस टाइप से कुछ मैंने जैसे पूछे थे तो गलत हो जाता, ठीक है। हिंदी का शब्द है समदूरस्थ, समान दूर। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, समान दूर। ये कुछ नहीं है, इक्वी डिस्टेंस इंग्लिश में कहे तो। इक्वी डिस्टेंट को हम समानांतर भी बोलते हैं, समान अंतर। अब हिंदी वाले तो कुछ भी कर लेते हैं, शब्द चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा शब्दों का ध्यान रखना ट्रांसलेशन का, बाकी ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके डी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक बैठ गया। अब सी ऑप्शन पे सोचने की और जरूरत है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो बिंदु नहीं है। हम सोच रहे हैं अक्षांश का, ये पूछ रहा है अक्षांश रेखाओं का। क्या रेखाएं केंद्र से गुजरती है? नहीं गुजरती, गलती कर गए ना। प्रश्न सुनना, सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। अब यहां में कहता सभी अक्षांश काल्पनिक रूप से पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरते हैं, तो बात ठीक बैठती। या कहते कि सभी अक्षांशों का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से सभी अक्षांश विसर्जित होते हैं, तो भी सही था। लेकिन जब रेखा आ गई ना, तो रेखा का केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। रेखा केवल ग्लोब के दो बिंदुओं को आपस में मिलाती है। इस रेखा का इस केंद्र से कोई मतलब नहीं है। अरे इसको हटा दो। हाँ, अब देखिए इसका इस केंद्र से कोई मतलब नहीं है। केंद्र से किसका होता? अक्षांश का होता। इसका रेखा का कोई मतलब नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार। तो इसका उत्तर होता है केवल डी। देख लो, 3 गलत करवा के लास्ट में 1 माना है। इंग्लिश में कहा तो द इमेजरी प्लेन ऑफ द ऑल लैटिट्यूड पासेस थ्रू द अर्थ सेंटर, मतलब काल्पनिक रूप से पृथ्वी की सभी अक्षांश रेखा एक ही केंद्र से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा केंद्र से होकर नहीं गुजरती। अक्षांश, अकेला अक्षांश पूछ लेते ना तो हो जाता, वो भी गुजरते नहीं है, वो भी काल्पनिक रेखा केंद्र से होकर मानते हैं, ठीक है। एक तो ये सवाल था, एक और भी सवाल था। मतलब जब भी कभी अक्षांश देशांतर का सवाल आता है ना, तो मोस्टली इनकी विशेषताओं से ही सवाल आता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, इसलिए हम विशेषताओं पर ज्यादा समय ले रहे हैं। एक सवाल और था, अभी नजर चढ़ा था। अब लिखिए मुख्य अक्षांश रेखाएं, विशेषता 4 ही थी, 3 थी, मतलब अपने इकट्ठी करके 4 कर ली। एक और प्रश्न सुन लो कि ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, ध्यान रखना, ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो 111 किलोमीटर हमने मानी है ना, उसके बारे में ये सवाल आ गया है, ठीक है। अब मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, धीरे धीरे घटती है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती तो बिल्कुल नहीं, तेजी से घटती है और चौथा स्थिर रहती है, धीरे धीरे घटती है। अब यहां पे अगर आरपीएससी स्थिर रहती मान भी लेगी ना, तो भी हम विवाद तो खड़ा कर देंगे, गलत भी हो जाएगा, आरपीएससी का विवादित भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रहती तो इस, हम क्या मानते हैं, हम समानांतर मानते हैं, उसका अंतर तो कम होता जाता है।
इसलिए थोड़ा सा हम क्या कहते हैं कि धीरे धीरे इनके मध्य की दूरी स्लाइटली घटती जाती है। एग्जैक्ट आंसर ये है। आरपीएससी ने पता नहीं क्या माना इसका, आरपीएससी ने क्या माना, ये माना होगा और कोई मानने का ऑप्शन नहीं आरपीएससी के पास। मतलब आप सोचिए कि कहां से छोटा से छोटा पॉइंट ये बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब आप आइए कि मुख्य मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन सी है। देशांतर के तो और भी मस्त, एक ये और आया है इसका एंटीपोडल का। एक व्यक्ति की अवस्थिति बताई है और पूछा है कि इसका विपरीत स्थान कौन सा होगा। ठीक है, चूंकि इसमें देशांतर साथ में है इसलिए मैं देशांतर पढ़ा के फिर इस पे आऊंगा, क्योंकि अभी आप उत्तर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब आप लिखिए मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है। मुख्य अक्षांश रेखाओं में आप सबसे पहले तो लिखिए यही अक्षांश रेखा, यही हमें चित्र चाहिए था। देखिए अगर अपन पूरी ग्लोब की बात करें तो 3 अक्षांश रेखाएं हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3 अक्षांश रेखाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी देखिए। अब अगर इस स्थिति की मैं बात करूं तो सबसे बीच में जो आएगी ये मान लेते हैं हम, पेन रिछाई खत्म हो गया। अगर इसको माने हम तो ये है हमारा 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री के पीछे ना नॉर्थ लगता है ना साउथ लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई अपने आप में अक्षांश है नहीं, इसलिए हमने इसको अक्षांश काउंट ही नहीं किया है। अक्षांश काउंट होता तो ये नॉर्थ या साउथ लग जाता, ये अक्षांश काउंट होता नहीं है। रेखा जरूर बनती है लेकिन अक्षांश काउंट नहीं होता। अक्ष के साथ इसका कोई अंश ही नहीं है, इसलिए हम इसको 0 डिग्री लिखते हैं। और इसको एन एंड एस इस प्रकार से कर सकते हो लेकिन करते कुछ भी नहीं है। 0 डिग्री 0 डिग्री रहेगा। ये किसी गोलार्ध का भाग नहीं है, ये संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता, बराबर भागों में। एक तो ये रेखा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी जो रेखा हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 23.5 डिग्री हमारे अक्ष का क्या है? झुकाव। पृथ्वी के अक्ष का 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण सूर्य का जो पृथ्वी का जो एक भाग जो सूर्य के सामने आता है वो 6 महीने एक भाग ज्यादा सामने रहता है और 6 महीने एक भाग ज्यादा दूर हो जाता है। ठीक है ना? कैसे? जैसे मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं सूर्य है यहाँ पे। ठीक है, कैमरे वाले को कहना पड़ रहा क्या दिखे कौन मार सा अब देखिए जैसे ये पृथ्वी का झुकाव है, अगर ये झुकाव नहीं होता ना तो ये इस प्रकार से होती। मैं एक बार गुल्लो बाड़ा में लड़ाई की थी फर्स्ट ईयर, मैं को सीधो दे, वो कि सीधो है कौन, मैं को भाई देख पैया रुपया दे उनको, यहाँ पॉकेट ले जाऊंगा, आप ऐसे सीधा दो ना मेरे को। ओके भाई साहब उड़ जाओ, हमारी कंपनी में जा रही है वो नहीं ठाक उनके 23.5 डिग्री झुका होया करे ठा मन को 23.5 डिग्री झुका हुआ है। हमने सिर्फ 6ठी क्लास में ये पढ़ा था कि पृथ्वी की प्रतिकृति को ग्लोब कहते हैं। झुकाव वाली बात रटी हुई तो थी पर ऐसे नहीं पता था। पर भले मैंने आई कहो कि पृथ्वी का झुकाव ही 23.5 डिग्री है तो आपको पूरे ग्लोब में ऐसा ही नक्शा मिलेगा। तो मैं नहीं, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ज्यादा झुका हुआ है, ये यहां से टूटा हुआ, मेरे को सही दो, इज्जत तो रखनी पड़े ना अब आप देखिए 23.5 डिग्री ऐसा नहीं होता ना, इस प्रकार से नहीं होता। तो अगर ये झुकाव नहीं होता तो बिल्कुल ऐसे दिखता आपको। अब झुकाव है तो अब आपको इस प्रकार से। अब आप देखिए जब सूर्य की पृथ्वी इस तरह से कक्ष में चारों ओर चक्कर लगाती है, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों, और जिस रास्ते से चक्कर निकालती है उस रास्ते को हम कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट ऑफ अर्थ। और जहां पर पृथ्वी खुद घूमती उसे हम अक्ष बोलते हैं, एक्सिस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए कि जब पृथ्वी का यह भाग ऐसे आता है सूर्य के सामने, तो देखिए ये ज्यादा झुका हुआ है ना, तो यहाँ पे पूरी गर्मी हो जाती है और ये क्षेत्र ठंड के मारे हालत खराब हो जाती है। फिर जैसे ये भाग देखिए घूम के जैसे इस साइड आता है तो यहाँ गर्मी हो जाती है, इस साइड ठंड हो जाती है। 23.5 डिग्री पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो 23.5 डिग्री इस झुकाव के कारण एक भाग पर गर्मी ज्यादा हो जाती है, एक भाग पर ठंड ज्यादा होती है, वापस घूम के आते इधर ठंड हो जाती है, इधर गर्मी हो जाती है। समझ में आ रही बात? इस कारण क्लाइमेटिकल चेंजेस आ जाते हैं, जलवायु से संबंधित बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, मौसम से संबंधित कई सारे परिवर्तन आते हैं।
इस कारण हमने क्या किया, 23.5 डिग्री को मान लिया एक सीमा रेखा, इससे ज्यादा ऊपर गर्मी नीचे ठंड, इस टाइप से। क्यों माना, क्योंकि इसका झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। इस रेखा को हम उत्तर में कहते हैं कर्क रेखा और दक्षिण में क्या कहते हैं, मकर रेखा। ये हमने मान लिया इसको, ठीक है। अब उसके ऊपर आता 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री है हमारे पृथ्वी का एंगल, अक्ष के साथ में क्या है, कोण कितना है, 66.5 डिग्री। क्योंकि 90 में से 23.5 घटाओ के पीछे कितना बचेगा, 66.5 भी उतना ही प्रभावित होता है। कैसे, अब इसके कारण 66.5 वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल ठंड है और यहाँ 66.5 पर गर्मी है। वापस घूम के उधर आते तो यहाँ 66.5 पे गर्मी होगी, इधर 66.5 पे ठंड हो जाती। जितना 23.5 प्रभावित होता है उतना ही 66.5 भी प्रभावित होता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी का झुकाव नहीं होता तो आप ये मानिए कि सूर्य की किरणें समान रूप से हर जगह साल भर समान रूप से पड़ती। जितनी यहाँ पे पड़ रही थी उतनी यहाँ पे पड़ती, जनवरी में भी उतनी पड़ती, दिसंबर में भी उतनी पड़ती। तो फिर हमें कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिक ऐसी रेखाएं देने की जरूरत पड़ती नहीं। इस झुकाव के कारण ये 4 रेखाएं बड़ी महत्वपूर्ण होगी और चारों अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये 23.5 डिग्री और ऊपर का हम मान लेते हैं इसको 66.5 डिग्री, ठीक है। इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं, आर्कटिक। आर्कटिक का मतलब होता है आपके सफेद बर्फ का क्षेत्र। आर्कटिक जिस भाषा का शब्द है इसका मूल अर्थ होता है सफेद बर्फ का क्षेत्र। और आर्कटिक के ठीक विपरीत ये है एंटी आर्कटिक। क्या है, एंटी आर्कटिक, आर्कटिक का उल्टा। तो एंटी आर्कटिक को हमने अंटार्कटिक का बना दिया है। तो ये 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री को हम क्या कह रहे हैं, एंटी आर्कटिक कह दो या अंटार्कटिका कह दो। और बीच में ले लेते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ये 2 रेखाएं, 3 रेखाएं हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 0 डिग्री। 0 डिग्री हर साल भर पृथ्वी के सामने ही रहेगी, इसका झुकाव के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 डिग्री साल भर सामने रहेगी। अब ऐसे देखो, अभी भी सामने है, घूमते घूमते आएगी, इधर भी सामने रहेगी, इधर आएगा तब भी सामने रहेगी, इधर आएगा तब भी सामने रहेगी। इसलिए यहां पर दिन और रात की अवधि 12 घंटे ही रहती है, दिन और रात की अवधि बराबर। लेकिन जब स्थिति ये होती है तब यहां दिन अधिक होते हैं, बड़े होते हैं, यहां रातें हो जाती है। इधर आएंगे तब इधर दिन बड़े हो जाते हैं, इधर रातें हो जाती है छोटी सी। क्यों, क्योंकि यहां प्रकाश ज्यादा रहेगा। इस झुकाव के कारण ये अपन आगे भ्रमण में पढ़ेंगे, घूर्णन में पढ़ेंगे। अभी आपको दिन रात की अवधि ज्ञात नहीं करनी। अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 3 अक्षांश रेखाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे और फिर तीनों को आप लिखोगे और साथ में हम समझने वाले भी हैं। देखिए आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ आप बनाते जाइए साथ में। ठीक है। अब आप क्या करोगे इसमें, एक तो बना दो इस टाइप से, फिर ये 0 डिग्री 0 डिग्री हो गई दोनों। ये 23.5 डिग्री मान लेते हैं, इसको अपन 66.5, इसको वापस 23.5 और इसको 66.5, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझना, इसको हम कह रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश, ये सारी अक्षांश ही है, बनाते जाना साथ में। ये है 23.5 डिग्री, इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। ये है आपके 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मकर रेखा, ठीक है। ये है 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक रेखा। इसको रेखा भी कह सकते हैं, इसको अपन वृत्त भी कह सकते हैं, सभी को, है ना, ऐसे।
ये है आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त। रेखा कह दो या वृत्त कह दो, एक ही बात है, ठीक है। ये है 90 डिग्री नॉर्थ और ये है 90 डिग्री साउथ। इसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल, और इसे हम कहते हैं उत्तरी वृत्त। मत लगा देना, ये वृत्त बनता नहीं है यहां पे। ठीक है, हो गया। शुरू करें बात को। अब देखिए, मैं 0 डिग्री को समझाता हूं सबसे पहले। कारक और मकर में इतना कुछ आगे आएगा समझाने लायक पॉइंट। अभी 0 डिग्री पे मैं बात शुरू कर रहा हूं। देखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसकी खास बात क्या है? सबसे पहली बात कि इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर, इंग्लिश में हम कह सकते हैं इक्वेटर। इसको भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है कि यह पूरी पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, इसके दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। पूरी पृथ्वी को एकमात्र यही रेखा है जो 2 भागों में बांटती है। पूरी पृथ्वी को एकमात्र यही रेखा जो बराबर 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है और बराबर 2 भागों में बांटती है में बड़ा फर्क है। 2 भागों में तो सारी अक्षांश रेखाएं बांटती है, लेकिन बराबर 2 भागों में केवल एक ही अक्षांश रेखा है, और एक देशांतर तो एक भी नहीं है, क्योंकि देशांतर रेखा खुद ही आधी है। देशांतर रेखा यहां से शुरू होती है, इस ब्लैक पट्टी को देख रहे हो ना, यहां से शुरू होकर यहां देशांतर रेखा खत्म हो जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि अर्धवृत्त बनाती है। एक दूसरी आके इधर से मिलेगी तब जाके 2 देशांतर रेखाएं मिलकर एक पूरा वृत्त करती है। जबकि अक्षांश रेखा तो अपने आप में क्या बनाती है? वृत्त बनाती है। पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का जो कार्य है वो एकमात्र रेखा करती है। वो कौन सा करती है? इसलिए इसको भूमध्य रेखा माना जाता है। किसी देशांतर रेखा को भूमध्य रेखा नहीं माना जाता। तो ये तो बात होगी इसमें। अब आप लिखिए 0 डिग्री की हेडिंग देके, 0 डिग्री रेखा, और इसमें लिखना पहला पॉइंट, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में लिख लेना इक्वेटर। इक्वेटर, और आपको पता होगा एक इक्वाडोर देश भी है। इक्वाडोर देश भी है क्योंकि वहां से इक्वेटर गुजरती, इसलिए उसका नाम भी इक्वाडोर कर दिया गया। ये 13 देशों से गुजरती है, और इसको मैं आगे अपन पढ़ेंगे कि 13 देशों से वगैरह से, लेकिन अभी आप इतना लिख लो, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। कोष्टक में लिख लेना इक्वेटर। परीक्षा में इक्वेटर भी आ जाता है, भूमध्य रेखा 9 में लिखिड हुआ कौन कदे कदे, फिर आपकी नजरें भूमध्य रेखा को तलाश करेगी, इक्वेटर पढ़ नहीं हुआ तो। इसलिए अभी आप इक्वेटर लिख लेना। इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी रेखा है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी रेखा है, यह एकमात्र ऐसी रेखा है जो संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है।
संपूर्ण पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, समझ में आई बात। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट, इसे वृहद वृत्त भी कहते हैं। ग्रिड सर्किल। दूसरा पॉइंट लिखना इसी 0 डिग्री अक्षांश के अंदर कि इसे वृहद वृत्त भी कहा जाता है। इसे वृहद वृत्त भी कहा जाता है। वृहद वृत्त भी कहा जाता है क्योंकि अब रुकना, अब इधर देखो एक बार। जैसे आप अगर सीधा मैप देखोगे ना, इस साइड ये अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ये 0 डिग्री से इधर है अफ्रीका। तो अमेरिका से अफ्रीका अगर जाना है, ये 0 डिग्री सीधा ले जाती है। शॉर्टेस्ट छोटी से छोटी दूरी है ये। फिर आप अगर तिरछा निकलोगे ना तो काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आगे जाइए, अफ्रीका से अगर आपको इधर ऑस्ट्रेलिया आना हो, चाहे एशिया में प्रवेश करना हो जहाजों को, वापस वही शॉर्टेस्ट दूरी तय प्रदान करता है। इसलिए भी इसको ग्रेट सर्किल कहा जाता है। और दूसरा, इस पृथ्वी पर जितने भी वृत्त बनते हैं सबसे लंबा वृत्त यही है, इसलिए भी इसको हम ग्रेट सर्किल कहते हैं, क्योंकि 40,075 किलोमीटर का वृत्त यही है। बाकी कोई भी वृत्त 40,075 किलोमीटर का नहीं है। इधर वाले अगर बनेंगे तो 40,008 के बनेंगे, पूरा तो बन नहीं सकता। और 0 डिग्री से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो 40,075 से कम ही होगा, क्षेत्र नहीं होगा। इसलिए भी इसको हम ग्रेट सर्किल कहते हैं। ग्रेट सर्किल एक ही है, बाकी सर्कल तो अनंत है, ग्रेट सर्कल एक ही है। समझ में आई बात को? आई समझ में आई? समझ में आई तो लिखो। क्योंकि बोलोगे पहला पॉइंट, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ग्लोब पर निर्मित होने वाले वृत्तों में सबसे अधिक परिधि का वृत्त यही है। संपूर्ण ग्लोब पर खींचे जाने वाले वृत्तों में सबसे अधिक परिधि का वृत्त यही है। सबसे अधिक परिधि का वृत्त यही है। ठीक है, 40,075 किलोमीटर आप डाल सकते हो। और दूसरा लिख सकते हो कि दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी भी इस रेखा के सहारे तय की जा सकती है। दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी भी इस रेखा के सहारे तय की जा सकती है। लिख लिया? अब देखिए, ये तो दूसरा नाम हो गया, इसका तीसरा नाम, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इंग्लिश में कहे तो इक्विनॉक्स।
इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, EQUINOX, इक्विनॉक्स, लिख लिया नाम। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये देखिए। देखिए भूगोल में एक शब्द है इक्विनॉक्स, जिसका शब्द मतलब होता है विषु। भूगोल में एक शब्द आता है जैसे अपन विषु कहते हैं, त हटा दो, विषु। विषु का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर दिन एवं रात की अवधि 12-12 घंटे की हो। जब दिन व रात की अवधि बराबर 12-12 घंटे की हो तो उस स्थिति को जियोग्राफी में क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। जैसे पूरी पृथ्वी पर हम कहते हैं ना कि मार्च की कौन सी तारीख, 21 मार्च, और सितंबर की 23, उस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। क्यों होती, वो भी अपन आगे बात करने वाले हैं। तो उस दिनों को हम क्या कहते हैं, शरद विषु और बसंत विषु कहते हैं ना, कि पहले बसंत विषु आता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को शरद विषु। ये दो ही ऐसे दिन है जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे की मानी जाती है। 0 डिग्री एक ऐसा स्थान है जहां साल भर दिन और रात की अवधि कैसी रहती है, समान रहती है। इसलिए इस रेखा का नाम ही क्या दे दिया, विषुव रेखा, और विषुव से विषुवत बना दिया हमने, इसलिए हम इसको विषुवत रेखा कहते हैं। समझ गए बात को, नहीं आई समझ में? तो इसका नाम आपने इतने ही सुने होंगे, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, दो ही नाम आते हैं, और कोई नाम आता है नहीं आता। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा या ग्रेट सर्किल कह दो आप उसको। और साल भर बराबर क्यों रहता दिन और रात, क्योंकि हमेशा सूर्य के सामने ये रेखा रहेगी, क्योंकि झुकाव का प्रभाव 0 डिग्री पर नहीं पड़ता। झुकाव का प्रभाव 23 डिग्री के बाद पड़ना शुरू होता है, इधर भी 23 डिग्री के बाद पड़ना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में झुकाव का प्रभाव नगण्य है, मतलब है तो सही लेकिन न के बराबर है। सबसे ज्यादा प्रभाव हमें कहीं देखने को मिलेगा तो 23 डिग्री के बाद शुरू होगा, और ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ध्रुवों माते कैलेंडर में बेद नहीं वे, ऐसा नहीं है। वहां 6 महीने अंधेरा रहता है, तारीख तो चेंज होती है, और 6 महीने प्रकाश रहता है, तारीख तो चेंज होती है। दिन वहां पे भी 24 घंटे का ही है, दिन भारत में भी 24 घंटे का ही दिन रात पूरा, क्योंकि रात की परिभाषा है नहीं भूगोल में। भूगोल में हम कहते हैं कि प्रकाशमान दिन और अंधकारमान दिन, वो दिन नहीं माना जाता रात को रात। ज्योग्राफी में नाइट शब्द का उल्लेख कहीं है ही नहीं। रात का उल्लेख हुआ है हमारे इतिहास में, फिर बॉलीवुड ने बनाया गीतों में, फिर याद आवे, क्योंकि रात को तन्हाई, रात को वो सब दिन में होती नहीं, क्योंकि दिन में आदमी को अपनी वास्तविकता पता होती है। दिन भर आदमी काम करता है, रात को बेटा इंसान क्या होता है, वास्तविकता में भूल जाता है, फिर वो ख्यालों में खो जाए, कायो गुड़वाई को तो फिर रात शब्द बना, बाकी नाइट शब्द हमारे भूगोल में है ही नहीं। बहुत बड़ा घोटाला हुआ सर, हो तो नाइट शब्द है ही नहीं। तो दिन और रात की अवधि यूं कहिए कि पूरी पृथ्वी पर 24 घंटे सभी जगह सेम ही है। लेकिन अब जैसे आप रसिया चले गए, रसिया में जैसे अभी ग्रीष्म काल है, आप जैसे किसी होटल में रुके मॉस्को के अंदर, तो वहां पे सुबह 3 बजे तक तो प्रकाश ही आएगा। अपना तो हूँ को आज अंधारे बंदा लाइट बंद करे, रजाई उठे, आंखें हमारे एकदम एड़ो भयंकर अंधारो करना पड़ा जजाए नींद आवे। फिर वो जैसे कर्टन हटाते हैं, कर्टन मतलब बारियों हटा पर्दा, वो जैसे ही हटा दिया ध्यान को नहीं कहना, ध्यान को वो जैसे ही हटाते हैं तो बाहर प्रकाश 12, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हज तक अंधारो कदे वो है। अपने तो कि अंधेरे के आधार पे हम खाना खाते हैं शाम को, अंधेरे के आधार पे सारी चीजें अंधेरे के आधार पे होती है सारी चीजें, खाना पीना सोना। और वहां पे
11, 12, 1, 2, 3 बजे तक भाई साहब अंधेरा हुआ ही नहीं। तब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि 22 घंटे तक प्रकाश हो रहा है, 2 घंटे अंधेरा हो रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं तो जैसे जैसे आप ध्रुवों 0 डिग्री से दूर जाओगे ना, 0 डिग्री से जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इस अंधेरे का और प्रकाश का संतुलन बिगड़ता जाता है। हम जैसे भारत में आते हैं, अब भारत में जैसे गर्मी आनी शुरू हुई तब हम कहते हैं कि दिन बड़े हो जाएंगे। दिन मतलब दिन बड़ा मतलब ये नहीं है कि दिन हमें 14 घंटे रोए, दिन 12 घंटे का ही रहता है, लेकिन प्रकाश की अवधि 13 घंटे 13.5 घंटे हो जाती है। और प्रकाश 13 घंटे होगा तो फिर पीछे अंधेरा 11 घंटे ही शेष बचेगा। समझ गए बात को? ऐसा नहीं है कि दिन और रात 13 और 11 घंटे के हो गए हैं, हालांकि एक बार में यही आएगा अब आगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश की अवधि गर्मियों में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में हमारा भाग सूर्य के सामने आ जाता है। समझ रहे हो? तो 0 डिग्री पर साल भर 12 घंटे अंधेरा होता है और 12 घंटे ही प्रकाश होता है। यहां पे कोई विसंगति नहीं है। इसलिए हम यहां ये कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा स्थान या वो समय जब दिन और रात की अवधि बराबर हो, मतलब प्रकाश और अंधकार की अवधि बराबर हो, तो हम उससे क्या कहते हैं? विषुव बोलते हैं। और 0 डिग्री ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर ये साल भर बराबर रहते हैं। ठीक है? अब जैसे भारत से ऊपर जाओगे, भारत में तो जनरली 13-11 का रेशियो रहता है। सर्दियां आती है तो 13 घंटे तक रात होती है, 11 घंटे तक प्रकाश, मतलब मैं एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। फिर भारत से जैसे ऊपर जाओगे, चीन आएगा तो यहाँ पे 14-10 का रेशियो आएगा। ऐसे करते 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 यहाँ आते हैं ना ध्रुवों पे, तो 6 महीने का रेशियो आता है। तो यहाँ थोड़ी कि 6 महीना में रजाई उठे होता 6 महीना उठा कौन, क्या हमें अपने दिन रात होगी 6 महीना, ऐसा नहीं है। वो भी 4-5 घंटे उठ के अपना काम करेंगे, बस करेंगे अंधेरे में काम, मतलब रोटी वाले जुगाड़ करना पड़े। और अब वहां पे रोटी का जुगाड़ तो है नहीं, कोई पशुओं का शिकार करना पड़ता है। फिर ये क्या करते, गर्मियां आती है तो मछलियों को इकट्ठा करते हैं। सर्दियों में क्या है ना, बर्फ जम जाती, मछली अंदर चली जाती है, तो फिर भूख मरते हैं। एस्किमो जनजाति है साइबेरिया के अंदर, एस्किमो का क्या परंपरा होती है, एस्किमो के अंदर जब सर्दियों में ज्यादा सर्दियां चल जाती है और भूख मरने शुरू होती, तब घर के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है कि तुम जा, मैं वो इग्लू में बाहर काटे, इग्लू है बर्फ को घर है, और वो बाहर काटे, जा मजा कर। अब वो बाहर निकलता है ताकि बाकी का खाद्यान्न जो है उनका उन बाकी वाले सदस्यों का पूरा हो सके। फिर वो जहां मरेगा फिर घर वाले पहुंचेंगे और उसको लाएंगे, और तो ऐसे करते करते हैं। देश नहीं है, साइबेरिया रूस का भाग है, ठंडा प्रदेश है, वहां पे एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। ये एस्किमो जनजाति का किस्सा है। वो अगर अपन भौगोलिक रूप से देखें तो राजनीतिक रूप से, ज्योग्राफिकल रूप से वो रशिया का भाग है, लेकिन वहां पे जाता कोई नहीं है। ठंड पड़ती बरखो यांसक में -82-83 डिग्री सेल्सियस, तो -82-83 डिग्री सेल्सियस में हालत खराब होती है। 12 डिग्री में मनक मैं अजी तक उड़ता रह, जो हमें 30 डिग्री तापमान हुआ है तो ये उतर नहीं रहे, कई हाँ हंजारा पासा आते ठंड भी होएगा, और उनकी रहता -82 डिग्री सेल्सियस। हमें माड़े खोहे ले है लास्ट में, हमें उतार माड़े उतार, मैं उतारूंगा नहीं, क्योंकि हमारी माँ ने कह रखा है कि होली रो कांटो नहीं बढ़े जेड़ तक आदमी कभी भी सर्दी लाग सके। क्या हुआ है, क्या उड़ा। तो आज अभी बहादुर बुढ़ा हमारी ठंड भी लागत, हारे 4 क्लास में मजो, इस वजह से ठीक है पढ़ा है, क्या दिक्कत है। तो सीधा सा मतलब है विषुव की स्थिति होती है, और इस कारण हम इसको कैसी रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, लिखे लिखो। के हो नको हो कहीं लिखो लिखो, बोलो। जब धरातल के किसी भाग पर, जब धरातल के किसी भाग पर, धरातल के किसी भाग पर, किसी भाग पर दिन एवं रात की अवधि समान हो, 12-12 घंटे कर लो, समान हो, दिन एवं रात की अवधि समान हो, तो उस स्थिति को भूगोल में विषुव कहा जाता है।
विषुव कहा जाता है। विषुव कहा जाता है। चूंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, चूंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर वर्ष भर दिन एवं रात की अवधि समान रहती है। इस कारण इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। इस कारण इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक बात है, समझ में आ रही? इसलिए इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। आगे हम जब पृथ्वी की परिक्रमण गति पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि पृथ्वी की परिक्रमण के कारण 2 विषुव और बनते हैं, वो मार्च और सितंबर वाला, वो परिक्रमण में आएगा। यहां पे उसको अपन नहीं लिखेंगे। तो ये बात तो होगी यहाँ पे। मकर और आर्कटिक, एंटी आर्कटिक में इतना कुछ विशेष है नहीं, क्योंकि ये अपन जलवायु में आगे जब टॉपिक आएंगे तो वहां कवर होंगे। अक्षांश रेखा यहाँ पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में लास्ट में लिख लीजिए इन रेखाओं का महत्व क्या है। अक्षांश रेखाओं का महत्व, अक्षांश रेखाओं का महत्व। अच्छा, इसे करक रेखा ही क्यों कहा जाता है और दक्षिण वाली को मकर ही क्यों कहते हैं? वो तो इसके कारण है क्योंकि सीधी रेखा इस समय ऊपर पड़ती है। करक रेखा के ऊपर सीधी किरणें पड़ने के कारण करक संक्रांति, और मकर रेखा के ऊपर सीधी किरणें पड़ने के कारण मकर संक्रांति, जून और दिसंबर में। मैं कह रहा हूं करक और मकर क्यों? क्योंकि करक एक स्थलीय जीव है और मकर जलीय जीव है। ये पूरा गोलार्ध जलीय है। मकर क्या किसे कहते हैं? मछली को। और करक है बिच्छू को। बिच्छू है स्थल का और मकर है यहाँ का। इसलिए करक और जर्दा ना खाएं, करक रोग हो सकता है। आता है ना एक कैंसर, कैंसर कैंसर होता है ना, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको। और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसा कुछ और है, जो भी है। यहाँ बिच्छू रेखा है ये पूरी, ऐसे परीक्षा में आ सकता है कि बिच्छू रेखा किसे कहते हैं। बिच्छू रेखा हमारे साथ बताइए कौन। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इसमें स्थल खंड की अधिकता है और इसमें आपके जल खंड की अधिकता है। बाकी कोई मतलब है कौन लाली बात। थारे दिमाग में सवाल आओ कौन, लेकिन मन ठाया था ना आओ कौन। अब मैं तो लिखिए लास्ट में, मैं तो लिखिए। देखिए महत्व क्या है इसके। पहला महत्व, अगर अपन इस महत्व की बात करें ना यहाँ पे, तो सबसे अपन सारे लिख लेते हैं। एक तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की अवस्थिति ज्ञात करनी हो, अवस्थिति मोटी पौंतरिया हो तो है, लिख लो पौंतरियो बाप से। अगर अवस्थिति ज्ञात करनी हो, लोकेशन ज्ञात करनी हो, तो अक्षांश और देशांतर दोनों का उपयोग होता है। मैंने आपको कई सारे उदाहरण कल दिए थे। ठीक है, तो एक तो लोकेशन ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा, समुद्री मार्ग, कि जहाज को कहां से होकर गुजरना है, यह अक्षांश रेखाओं से तय होता है। और ये समुद्री मार्ग ज्ञात करते वक्त ग्रेट सर्किल का पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ग्रेट सर्किल भी होता है। अन्य अक्षांश रेखाओं से भी आपके समुद्री रास्ते तय किए जाते हैं। जब आपके जहाज यहाँ से निकलता है ना, यहाँ से जैसे अमेरिका से जापान जाना है, तो बता देगा कि आपको इस अक्षांश रेखा के सहारे गुजरना है। तो पूरे रूट जितने भी है समुद्री रूट जो है वो आपकी अक्षांश रेखाओं के सहारे तय किए गए। तीसरा, एक चीज दिमाग में बिठा देना कि समय और तिथि का निर्धारण इससे नहीं होता। वो किससे होता है? देशांतरों से। और
समुद्री रास्तों का निर्धारण भी अक्षांश से होता है, देशांतरों से नहीं करते, क्योंकि देशांतर जो है वो हालांकि इनिशियली थोड़ा बहुत यूज करते हैं, लेकिन मूल रूप से समुद्री रास्ते किससे तय किए जाते हैं? अक्षांशों से। और तीसरी बात, जलवायु कटिबंध। जलवायु कटिबंध जो है, और इस जलवायु से याद आया एक गोरे शब्द भी है और एक आपके कटिबंध शब्द भी है, ये भी मैं समझा रहा हूं, अभी आ ही गया याद तो अब छोड़ेंगे नहीं इसको। जितने भी जलवायु कटिबंध हैं, ये सारे जलवायु कटिबंध अक्षांश रेखाओं के सहारे तय किए गए। पृथ्वी पर कौन सी जलवायु है, कैसी जलवायु है, ये सारी सारी अक्षांश रेखाओं के सहारे तय की गई। मैं आपको इसका एक उदाहरण देके बताता हूं। देखिए, इस पूरे इलाके में सूर्य की किरणें दिन साल भर सीधी पड़ती है, इस कारण यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उसके ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा आपकी सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी हो जाती है, शीतोष्ण हो जाता है, ठीक है, और ऊपर जाते हैं तब शीत हो जाता है। हालांकि मैं उसको उपोषण समशीतोष्ण वो भी समझेंगे हम, जलवायु में आएगा वो। अभी मैं केवल मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं आपको कि जलवायु कटिबंध। कटिबंध का क्या मतलब है? जिस तरह से दो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है, उसी तरह से दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। इंग्लिश में जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। ठीक है, जोन बोलते हैं उसको। तो सबसे बड़ा महत्व इसका यही है कि जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण करना। फिर हम आगे चक्रवात समझेंगे, हम आगे जो भी हमारे कोर्स में है सारी चीजें, ये सारे सारी अक्षांश रेखाओं से तय होती है। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए। पहला लिखिए, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, की अवस्थिति ज्ञात करने में अक्षांश रेखा का उपयोग होता है। अक्षांश रेखा का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा लिखोगे, विभिन्न देशों के मध्य समुद्री रास्तों का निर्धारण करने हेतु अक्षांश रेखाओं का उपयोग किया जाता है। अक्षांश रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे मत समझना कि केवल ये 2-3 पॉइंट ही है, बहुत सारे उपयोग है। आजकल तो हर जगह पे इसका उपयोग होता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। परीक्षा में इन तीनों के अलावा कई सारे और ऑप्शन भी आएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही भौतिक भूगोल पूरा होगा तब तक आपको पता चल जाएगा कि अक्षांश रेखाओं का कहाँ उपयोग हो रहा है। क्योंकि जब हम पवनें पढ़ेंगे, जब हम और भी आगे कई सारी चीजें पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आता जाएगा कि अक्षांश रेखा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लिस्ट लंबी है, लेकिन एक समझ आ जाती है तो फिर दिक्कत नहीं आती। और तीसरा पॉइंट लिखिए, जलवायु कटिबंधों के निर्धारण में अक्षांश रेखाओं का उपयोग होता है। अक्षांश रेखाओं का उपयोग होता है। अक्षांश रेखाओं का उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पे जलवायु कटिबंध का आप एक चित्र बना सकते हो। जलवायु कटिबंध में अक्षांश
रेखाओं द्वारा जलवायु कटिबंधों का निर्धारण होता है। और आप इसको समझना ऐसे कि बड़े सामान्य सा पॉइंट है, कोई ज़्यादा विशेष पॉइंट नहीं है ये। देखिए, ये मान लेते हैं हम 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री मान लेते हैं, ये 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और नीचे भी 0 डिग्री कर लेते हैं, 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो 0 से 30 डिग्री के मध्य का इलाका जो है, इसे हम कहते हैं निम्न अक्षांश। 0 से 30 डिग्री के मध्य का इलाका क्या कहलाता है? निम्न अक्षांश। और इन निम्न अक्षांशों में सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश भी बहुत होती है, ऋतुओं को भी महसूस किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। ये देखो, पूरा पाठ अलग है, लेकिन अभी मैं केवल आपको एक सामान्य परिचय करवा रहा हूँ। इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल एरिया। फिर ये 0 से 30 डिग्री की बात है। फिर आपके 30 से 60 डिग्री के मध्य, देखो ये मोटे मोटे इलाके में, वैसे उष्ण कटिबंधीय हम 23 डिग्री मानते हैं, हम 23 डिग्री मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाते तो उपोष्ण कटिबंध आता है। तो जनरली उपोष्ण को भी उष्ण कटिबंधीय के साथ में रखा जाता है। तो 30 से 60 डिग्री का जो एरिया है, इसे हम कहते हैं मध्य अक्षांश। क्या कहते हैं? मध्य अक्षांश। यहां मुख्य रूप से शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों गोलार्धों में, केवल इधर नहीं है, दोनों में ही है। और जगह ऐसी है ना, इसलिए मैं इस हिसाब से लिख रहा हूं। फिर आपके 60 से लेकर 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं उच्च अक्षांश, हायर एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? उच्च अक्षांश। और यहां पे मुख्य रूप से जलवायु कैसी पड़ जाती है? शीत कटिबंध टाइप की, ठीक है। अब देखो, ये एरिया जो है अभी चेंज होगा। इसकी लोकेशन अपन है ना, शीतोष्ण, उष्ण, शीत, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अपन बाद में देखेंगे जलवायु में। अभी आप मोटे मोटे तौर पे समझ लो। तो मध्य का जो इलाका है, इसको मैं इस रेड पेन से कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा है आपके कैसा? उच्च निम्न अक्षांश और शीतोष्ण टाइप की जलवायु। ये जो इलाका है दोनों गोलार्धों में, ये इलाका, ये कैसी जलवायु है? आपके शीतोष्ण टाइप की है और मध्य अक्षांशों का एरिया है। और उसके बाद में तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे ये, और ये है आपके उच्च अक्षांश, और यहाँ पे शीत टाइप की जलवायु, ठंडी जलवायु, ठीक है। इसको बना लो आप। और एक पॉइंट लास्ट में यहाँ ऐड कर देना कि दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध या जोन कहलाता है, ठीक है। एंटीपोडल का अगर लिख लिया था ना, एंटीपोडल पॉइंट, अब लिखिए देशांतर रेखाएं। हाँ, बना दो। रात पूरी धारा गुड्डे में वहीं जाऊं। रूस कहाँ है? उच्च अक्षांशों में कि मध्य अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में? रूस है 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। साइबेरिया अभी तो बताया, साइबेरिया, बर्कोयांसक, ये सारे देश ऊपर पड़े हैं। थोड़ा बहुत भाग नीचे आने से वो पूरा नहीं होता ना। रूस कितना बड़ा देश है, तो ही के मार सा यूक्रेन ना के हूं ले जाई।
अब आप लिखिए देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड, और कल हम देशांतर रेखाओं पर काम शुरू करेंगे। देशांतर रेखाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, गोरे देशांतर में लिखेंगे ना, छोड़ेंगे कहीं नहीं।